नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द टर्म टॉर्ट, टॉर्ट के इंग्रेडिएंट्स, टॉर्ट के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्ट और क्राइम इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस और टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो शुरुआत करते हैं आज के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द टर्म टॉर्ट। सबसे पहले तो मैं इसे रीड आउट कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। Tort is a breach of civil duty, it is a civil wrong. Tort is a French word and it is derived from the Latin word tortum. Tort का मतलब है a conduct which is twisted or tortuous for which we get unliquidated damages as a remedy. The person who commits tort is known as tortfeasor or wrongdoer. The first use of the word tort was in Bolton versus Hardy case 1597 at world level and Satpal Dharamveer versus Union of India AIR 1969 at India level. रतनलाल एंड धीरजलाल ये एक फेमस लॉ की ड्यूओ है। इन्होंने टॉर्ट का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दिया है: अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द अप्रोप्रिएट रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इज नोन एज अ टॉर्ट। तो टॉर्ट को अगर मैं आसान शब्दों में डिफाइन करना चाहूं, हमारा कोई भी एक्शन जिससे सामने वाले का लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है, उस एक्शन को कहा जाएगा कि हमने टॉर्ट कमिट किया है। हमारा एक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे हमने अपने राइट का इस्तेमाल किया हो, लेकिन हमारे राइट के एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से अगर सामने वाले का एक लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है तो हमने एक टॉर्ट कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और हमने अपने घरों में लाउड म्यूजिक बजाया जो कि परमिजिबल लिमिट यानी 90 डेसिबल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हमने टॉर्ट कमिट किया है। बेशक हम लोग अपने घर में हैं, हम म्यूजिक सुन रहे हैं, वो हमारा पर्सनल राइट है, लेकिन परमिजिबल लिमिट से ज़्यादा म्यूजिक बजाना, इसे हम लोग कहेंगे हमने एक टॉर्चुअस एक्शन कमिट किया है। अभी हम लोग देखते हैं टॉर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। टॉर्ट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड टॉर्टम से डिराइव किया है। इसका डेफिनेशन है अ कंडक्ट विच इज ट्विस्टेड और टॉर्चुअस फॉर विच वी गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। माफ कीजिए। अ पर्सन हु कमिट्स टॉर्ट इज नोन एज टॉर्टफीजर और रॉन्गडूअर। ये दो केस लॉ आप याद रखना, आपके एमसीक्यू पार्ट्स में आपको आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर आपको 3 मार्क्स के लिए आया तो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को लिख सकते हैं फॉर डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। इसके बाद में अगर आपको नेचर एंड स्कोप पूछा गया तो आप ये वाला स्लाइड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे रीड आउट कर देता हूं। सालमन एंड विनफील्ड ये दो फेमस लॉ पब्लिशर्स हैं, वो मर चुके हैं। अभी हम लोग उनकी डेफिनेशन देखते हैं। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। इस डेफिनेशन को आप सिर्फ मेमोराइज करना। कई बार क्या होता है, एमसीक्यू पार्ट्स में आपको एक डेफिनेशन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसको किन पब्लिशर्स ने दिया है। ऐसे भी एमसीक्यू कई बार आ चुके हैं, तो इसे सिर्फ अपने मन में रखना, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ टॉर्ट। नेचर, टॉर्ट इज सिविल इन नेचर, इट इन्वॉल्व्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट एंड एब्सोल्यूट लीगल राइट। ये दो टर्म्स को आप याद रखना, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट एंड एब्सोल्यूट लीगल राइट। स्कोप है, स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज मॉडरेटली लार्ज, इट इंक्लूड्स ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, नुइसेंस, असॉल्ट, बैटरी, डिफेमेशन एंड मेनी मोर टॉर्चुअस एक्शंस। कई बार आपको पूछा जाएगा कि मेन एम ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है। अभी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, इसीलिए सबसे पहले तो आप टॉर्ट का डेफिनेशन, मीनिंग ये सब डाल देना और लास्ट में एक स्लाइड में डाल देना टू कंपनसेट द विक्टिम एंड टू रीइंस्टेट द सिचुएशन इज द मेन एम ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसको आप अपने ओन वर्ड्स में ज्यादा बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि आपको 1 पेज तक लिखना है या फिर 3/4 पेज तक लिखना है, इसीलिए आप अपने हिसाब से अपने आंसर को क्राफ्ट कर सकते हो या फिर डेवलप कर सकते हो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इंग्रेडिएंट ऑफ टॉर्ट। ये भी डेफिनेशन, ये भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। अभी हम लोग इसको देखते हैं। वी विल सी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट्स। देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट। द रॉन्गफुल एक्ट शुड कॉज अ लीगल इंजुरी। The legal injury should cause legal damage and there should be a legal remedy available in the court of law.
इवन इफ आपके ये तीनों एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो ऑन पेपर दो यू हैव कमिटेड द टॉर्ट यू विल नॉट गेट एनी रेमेडी। ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद आपको कई बार पूछा जाता है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट। अभी हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब है राइट अवेलेबल टू एवरीवन एंड नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने मान लीजिए किसी एक चीज का लाइसेंस लिया, मान लीजिए आपने एक ड्राइविंग लाइसेंस लिया, आप किसी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा नाम है श्रीनिवास और आरटीओ डिपार्टमेंट ने मुझे श्रीनिवास नाम का एक मतलब मेरे नाम का ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता ताकि वो गाड़ी चलाए। वो मेरा राइट इन पर्सोनाम है, राइट इन रेम नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनाम का डिफरेंस क्या है। राइट इन पर्सोनाम यानी सिर्फ मुझे वो राइट अवेलेबल है, और राइट इन रेम यानी इन जनरल सारे पब्लिक को वो पर्टिकुलर राइट अवेलेबल है। अभी हम लोग देखते हैं टॉर्ट शुड कॉज अ लीगल इंजुरी एंड लीगल डैमेज टू समवन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा। देयर शुड बी अ लीगल रेमेडी अवेलेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो इंग्रेडिएंट का फोर्थ टर्म है इसी को मैंने यहां पर रिपीट किया है। अभी हम लोग देखते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट एम्स टू कॉम्पनसेट द विक्टिम एंड टू रीइंस्टेट द सिचुएशन। आपने अगर इस लेक्चर को अभी तक ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने इसी के कुछ इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लपेटकर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट भी बनाया है। आपको अपना जो आंसर है वो अपने हिसाब से क्राफ्ट करना है। आपको सिर्फ टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो। आज ये जो एग्जाम है वो काफी क्रूकेड होने वाला है, इसीलिए आपको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अपने आंसर को डिजाइन करना है। इसके बाद आपको कई बार पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। अभी मैं आपको सातों के सातों पॉइंट एक्सप्लेन करके बताता हूं। सबसे पहला टॉर्ट और क्राइम के बीच का डिफरेंस है टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट। इसका अपोजिट क्या है? सिविल का है क्रिमिनल राइट, लेकिन क्रिमिनल राइट को क्रिमिनल राइट नहीं कहा जाता। क्राइम इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट्स। इसको आप ध्यान में रखना, क्रिमिनल राइट लिख के मत आ जाना। इसके बाद में जस्टिस फॉर कमीशन ऑफ टॉर्ट इज गिवन बाय सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इसको कॉमन सेंस जस्टिस भी बोला जाता है, कॉमन सेंस ऑफ जज ये भी बोला जाता है। एक चीज ध्यान में रखना कि टॉर्ट के कोई भी सेक्शंस नहीं है। टॉर्ट जो है या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो केस लॉज की बिना पर आपको बताया जाता है। आपको केस लॉज लर्न करने पड़ेंगे। हर एक चीज के लिए एक आध केस लॉ तो आपको याद रखना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केस लॉज भी बताता जाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जस्टिस फॉर कमीशन ऑफ क्राइम इज अवॉर्डेड बाय प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यानी justice for commission of crime is awarded by IPC and CRPC. In torts, suit is filed by the injured party. In crime, suit can be filed by injured party as well as the state. आपने कई बार ऐसे केस लॉ सुने होंगे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया बेसिकली है वो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन या फिर वो पर्टिकुलर अथॉरिटी जिसके खिलाफ हमने केस लॉ फाइल किया है, या फिर इन सभी अथॉरिटीज को, सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लॉ की नजर में कहा जाता है स्टेट। इन टॉर्ट, wrong doer pays the compensation to the victim and pays a fine to the court of law. In crime, wrong doer pays fine to the court of law and also bears the punishment. The main aim of law of tort is to compensate the injured party. The main aim of law of crime is wrongdoer should bear the punishment. Tort is a private wrong, crime is a public wrong, माफ कीजिए। Tort is a violation of right in rem and crime is a violation of right in personam. मेरे ख्याल से आपने मेरा लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेनेशन सुना होगा, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनाम किसे कहा जाता है। अगर आपने नहीं सुना है तो 10 सेकेंड पीछे जाइए या फिर एक स्लाइड पीछे जाइए और देखिए कि एक्सप्लेनेशन क्या है। अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। For commission of tort, victim gets unliquidated damages. For commission of breach of contract, the sufferer gets liquidated damages. अभी आपने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस ये दो टर्म शायद पहली बार सुने होंगे, या फिर आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आए होंगे।
अनलिक्विडेटेड का डैमेजेस का मतलब है डैमेजेस विच आर नॉट येट डिसाइडेड, दे आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। और लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी पार्टीज ने आपस में डैमेज को डिस्कस किया है और वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में उसे एग्जीक्यूट कराने आए हैं, या फिर विक्टिम पार्टी या फिर सफरिंग पार्टी अपने हिस्से में वो डैमेजेस क्लेम करने आई है। इसे हम लोग कहेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी डैमेजेस विच आर ऑलरेडी डिसाइडेड, एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, डैमेजेस विच आर नॉट येट डिसाइडेड, दे आर डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। If a party commits a tort, there is not necessarily a contract between both of them. If a party commits a breach of contract, it is compulsory to have a contract between them. Damages for tortious action are decided by the court of law. Damages for the breach of contract are already decided by the parties. यानी जब दो पार्टीज एक दूसरे के बिहाफ में, मतलब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, तो वो एक क्लॉज ऑलरेडी डाल देती है कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the breaching party will pay so and so amount to the suffering party. So the damages are already decided. Any person who has suffered legal damage can sue for tort. Only the parties to the contract can sue for the breach of contract. आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा. This ends your lecture for today. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.